योर आंसर मस्ट बी नेगेटिव। मैं आपको कह रहा था कि यहां पर वर्ड यूज हुए एनी जजमेंट, लेकिन आप इससे नेक्स्ट सेक्शन जब देखेंगे, सेक्शन 35, तो वहां पर है अ फाइनल जजमेंट, नॉट एनी जजमेंट। यहां पर फाइनल और यहां पर एनी, दोनों को थोड़ा कंपेयर कीजिए। दूसरी बात, क्या ये एनी जजमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि ये जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर फाइनल हो, लाइक सेक्शन 35? अगर आप वर्ड्स देखेंगे तो ऐसा ही लगता है कि ये फाइनल नहीं। नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 34 से लेकर 38 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले सेक्शन 40 से लेकर 44 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था। और इस सब चैप्टर का नाम है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलेवेंट। जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रेलेवेंट। देखिए, वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सेक्शन का हेडिंग भी याद रखना है। कभी कभी सीधे सीधे हेडिंग पूछ लिया जाता है, और अगर आपने हेडिंग याद नहीं रखा है तो कंफ्यूजन हो जाता है। प्रीवियस जजमेंट्स रिलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। एक जजमेंट जो पहले ही आ चुका है किसी कोर्ट का, ये रेलेवेंट होगा। जबकि देखिए, सेक्शन जो जनरल मैंने बात बताई थी पिछली सेक्शन में, जनरल बात क्या बताई मैंने, जो सेक्शन 37 बताती है, इसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 37 बताती है, और वही जनरल बात है। और उसने ये कहा है कि जो जजमेंट होंगे, प्रीवियस जजमेंट होंगे किसी भी कोर्ट के, वो सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग्स में रेलेवेंट नहीं होंगे। ये है जनरल रूल, लेकिन इसके कुछ 5 एक्सेप्शंस थे। जनरल रूल को पढ़ने का तरीका आपका यही है दोस्तों, कि सबसे पहले आप जैसे ही वर्ड आपके माइंड में आएगा कि प्रीवियस जजमेंट्स आर रेलेवेंट और नॉट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर आंसर मस्ट बी, नॉट शुड बी, योर आंसर मस्ट बी नेगेटिव ड्यू टू सेक्शन 37 भारतीय साक्ष्य। आपको सीधे सीधे जनरली मना करना है, जनरली वर्ड लगाकर, जनरली आर नॉट रेलेवेंट, ये है रूल। लेकिन जब रूल पूरा हो जाता है, अब उसके बाद आते हैं एक्सेप्शंस, अपवाद। तो सेक्शन 34, 35, 36 ये इसके एक्सेप्शन हैं जनरल रूल के। जो जनरल रूल कहां लिखे, सेक्शन 37 में। 3 एक्सेप्शन तो ये हुए, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2 एंड 3, और 2 एक्सेप्शन और लिखे हैं इसी के अंदर, कि अगर ये जजमेंट अपने आप में फैक्ट इन इशू है या अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट है, तो फिर रेलेवेंट हो जाएगा। वो एग्जांपल हमने इन दोनों के इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से देख लिए। बहुत फटाफट से एक बारी आपका रिवीजन करा देता हूं कि सेक्शन 37 ने जैसे ही बोला कि कोई भी जजमेंट जो प्रीवियस जजमेंट है वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में रेलेवेंट नहीं होगा। ध्यान देना, यहां पर कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ, सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ। वहां पर प्रीवियस एविडेंस है, प्रीवियस प्रोसीडिंग में दी गई एविडेंस थी, एविडेंस। यहां पर है जजमेंट, दोनों में अंतर है। तो पहला एक्सेप्शन ये कहता है, पहले मैं बताऊंगा आपको सेक्शन 35 क्या एक्सेप्शन है। 35 है ऐसे जजमेंट जो जजमेंट इन रेम होंगे। जजमेंट बाइंड्स होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड को बाइंड करते हैं, ऐसे जजमेंट जजमेंट इन रेम कहलाते हैं। और जजमेंट इन रेम के मामले में सेक्शन 37 एप्लीकेबल नहीं होगी। जब पढ़ेंगे सेक्शन 35 तो देखेंगे। दूसरा, कि अगर ये सेक्शन 36 ये कहता है कि अगर जजमेंट पब्लिक नेचर के फैक्ट को डिसाइड किया है, अगर किसी जजमेंट ने पब्लिक नेचर के फैक्ट को डिसाइड किया है, देन भी एक जजमेंट जो पहले आ चुका है, अगर इसी फैक्ट को डिसाइड कराने के लिए सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग कोई चल रही है, दूसरा सूट आ गया है या दूसरा ट्रायल आ गया है, दूसरे सूट में या दूसरे ट्रायल में जो पब्लिक नेचर का है, जो ऑलरेडी इस प्रीवियस जजमेंट में डिसाइड किया जा चुका है, देन ये जजमेंट
सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में रेलेवेंट हो जाएगा। बशर्ते एक पॉइंट से आप याद रखेंगे, ये है पब्लिक नेचर का फैक्ट था, वो डिसाइड हुआ जो प्रीवियस में। अब सेक्शन 34 में ना तो जजमेंट इन रेम है, ना ही पब्लिक नेचर का फैक्ट है, ये केवल और केवल ये प्राइवेट पार्टीज के बीच में है। और प्राइवेट पार्टीज के बीच में होने के कारण इस तरीके का है, इस नेचर का है कि जब कोर्ट को ये चेक करना है कि किसी सूट का कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है। आप वर्ड्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, जब कॉग्निजेंस की बात होती है तो क्रिमिनल केस में भी होती है, और जनरली क्रिमिनल केस में ही ऑफिशियली होती है, बट यहां पर वर्ड यूज हुए हैं जब कॉग्निजेंस लेना हो किसी सूट का, सिविल प्रोसीडिंग में कोई कॉग्निजेंस लेना हो। और जब क्रिमिनल की बात आ रही है तो देखिए, सूट में तो क्रिमिनल है नहीं, लेकिन आगे बात आती है कि अगर मान लो कोई ट्रायल होल्ड करना है कोर्ट को, देन उस समय ये प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट हो सकता है। अब किस बात के लिए रेलेवेंट हो सकता है? देखिए, जनरली जितने भी फैक्ट आप पढ़ेंगे, आप इंक्वायरी में ले लीजिए, आप ट्रायल में ले लीजिए, कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग्स हो रही है, उन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हुए रेलेवेंट होती हैं चीजें। इट मींस इंक्वायरी को आगे चलाना है, ट्रायल को आगे चलाना है, देन उसमें इंक्वायरी में, ट्रायल में आप कोई फैक्ट ले आए। लेकिन यहां वाला जो प्रीवियस जजमेंट है, उसकी एग्जिस्टेंस उस सूट की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए, उस ट्रायल को रोकने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नहीं, स्टॉप करने के लिए। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहां अगर प्राइवेट पार्टीज हैं, यहां पर सेक्शन 34 में कोई जजमेंट इन रेम नहीं, कोई जजमेंट ऐसा पब्लिक नेचर के फैक्ट को डिसाइड करने वाला नहीं है, बाकी जो जजमेंट बच गए हैं वो हैं। बट क्वेश्चन यही है कि जब वो जजमेंट ऐसा है कि किसी सूट के कॉग्निजेंस को रोक सकता है, या किसी सूट के या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ट्रायल को रोक सकता है, देन ऐसा जजमेंट सूट के कॉग्निजेंस को रोकने के लिए, सूट के ट्रायल को रोकने के लिए, ऑफेंस के ट्रायल को रोकने के लिए रेलेवेंट होगा। पर्टिकुलर बात है। तो मैं एक बार लैंग्वेज दिखाता हूं, सेक्शन 34 की क्या कहती है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट। एक एक वर्ड पर आपकी अटेंशन जानी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में है। क्या है अस्तित्व में? एनी जजमेंट, कोई भी निर्णय, एनी जजमेंट। या इस एनी पे थोड़ा सा आपको अटेंशन रखनी है। एनी ऑर्डर और एनी डिक्री, तीन वर्ड्स यूज हुए हैं यहां पर, इस तरीके से आपको बोलना है, याद रहेंगी इससे बातें। तीन वर्ड्स यूज हुए, जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री। और एनी जजमेंट, एनी डिक्री और एनी ऑर्डर, ये है कैसे, इनका नेचर कैसा है, इनको एक्सप्लेन किया। विच, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, जजमेंट का, डिक्री का, ऑर्डर का। विच, बाय लॉ, लॉ के द्वारा, लॉ के द्वारा रोकते हैं। बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट, अगेन एनी कोर्ट, एनी पर फिर अटेंशन करनी है आपको। ये जो तीनों बातें हैं, ये कानून के द्वारा किसी भी कोर्ट को रोकती है, प्रिवेंट करती है from taking cognizance of a suit, from taking cognizance of a suit, किसी भी सूट का संज्ञान लेने से रोकते हैं। ऐसे जजमेंट, ऐसी डिग्री और ऐसे ऑर्डर हैं, लेकिन रोकते भी हों बाय लॉ, कानून के द्वारा रोकते हों। या फिर अगर सूट के कॉग्निजेंस को नहीं रोकते तो फ्रॉम होल्डिंग अ ट्रायल, ट्रायल करने से रोकते हैं, विचारण करने से रोकते हैं, चाहे वो सूट में है चाहे वो ऑफेंस में है। तो अगर वो ऐसा जजमेंट है, ऐसा ऑर्डर है, ऐसी डिक्री है, देन दिस ऑर्डर, दिस डिक्री और दिस जजमेंट इज रेलेवेंट फैक्ट। लेकिन अभी भी सेक्शन पूरी नहीं हुई। इन्होंने ये बता तो दिया कि रेलेवेंट तो होगा, लेकिन केवल और केवल लिमिटेड पर्पज के लिए रेलेवेंट होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी बात के लिए रेलेवेंट हो जाएगा। किस बात के लिए रेलेवेंट होगा? When the question is, कोर्ट के सामने प्रश्न होना चाहिए, क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट, जिस कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है, जिस कोर्ट को ट्रायल करना है,
whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial. कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि इस सूट का ऐसी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसे सूट का या ऐसे ऑफेंस का ट्रायल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब कोर्ट के सामने ऐसा क्वेश्चन होगा, देन ऐसे जजमेंट्स जो इस कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से या ट्रायल करने से रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे, केवल और केवल ऐसे जजमेंट, ऐसी डिग्री और ऐसे ऑर्डर रेलेवेंट होंगे और इस पर्पज के लिए रेलेवेंट होंगे। अर्थात इस सेक्शन 34 को मैं अगर कंक्लूड करूं तो इसमें ये जो तीन बातें हैं, नंबर एक बात की ये जजमेंट कैसे हो, इनका नेचर क्या हो, हाउ, बट फॉर व्हाट, किस बात के लिए रोकते हैं। पहला नेचर है इन जजमेंट्स का डिग्री का कि रोकते हैं, किस बात के लिए रोकते हैं, सेक्शन कंप्लीट। लेकिन इस सेक्शन में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं दोस्तों। उन बातों को थोड़ा थोड़ा मैं आपको अभी बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं आपको कह रहा था कि यहां पर वर्ड यूज हुए एनी जजमेंट, लेकिन आप इससे नेक्स्ट सेक्शन जब देखेंगे, सेक्शन 35, तो वहां पर है अ फाइनल जजमेंट, नॉट एनी जजमेंट। यहां पर फाइनल और यहां पर एनी, दोनों को थोड़ा कंपेयर कीजिए कि ये क्या फाइनल जजमेंट इस एनी जजमेंट से अलग है क्या। दूसरी बात, यहां पर सेक्शन 35 में वर्ड यूज हुआ अ फाइनल जजमेंट और फाइनल ऑर्डर और फाइनल डिग्री ऑफ अ कंपीटेंट कोर्ट, ऑफ अ कंपीटेंट कोर्ट, सक्षम न्यायालय। लेकिन यहां पर कहीं भी सक्षम न्यायालय वर्ड यूज नहीं हुआ। किसी भी कोर्ट को रोकता है ऐसा जजमेंट है, एनी कोर्ट को रोकता है। बट यहां पर ये जो जजमेंट है, नंबर एक बात फाइनल है सेक्शन 35 में, दूसरी बात कंपीटेंट कोर्ट का है। तो क्या यहां पर कंपीटेंट कोर्ट का नहीं होगा क्या ये जजमेंट? बिल्कुल होगा। दूसरी बात, क्या ये एनी जजमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि ये जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर फाइनल हो, लाइक सेक्शन 35? अगर आप वर्ड्स देखेंगे तो ऐसा ही लगता है कि ये फाइनल नहीं। बट आर्टिकल 39 लिखा है मिस्टर स्टीफन, जिन्होंने ये इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा था, और आर्टिकल 39 अपना उसमें लिखा है उन्होंने, डाइजेस्ट ऑफ द एविडेंस लॉ ऑफ एविडेंस। उस आर्टिकल में डेफिनेशन ही दी थी उन्होंने कि जजमेंट को डिफाइन कैसे किया जाएगा, और केवल ये दी थी कि जो जजमेंट वर्ड्स यहां यूज हो रहे हैं ये फाइनल जजमेंट होंगे। सेक्शन ये ले लें या ये सेक्शन ले लें, ये फाइनल जजमेंट होंगे। जितनी भी यहाँ पर सेक्शन आपको 5 सेक्शन मिलेंगी, ये फाइनल जजमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर फाइनल जजमेंट नहीं भी लिखा है तब भी काम चलेगा। हमने पढ़ लिया जजमेंट एक वर्ड यूज हुआ है, निर्णय क्या होता है, इट इज एन, पहली बात तो कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहीं डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन सीपीसी में सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 9 में डिफाइन किया गया। तो और माने सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम टू टाइम डिफाइन किया जजमेंट को, तो उन्होंने ये कहा है कि ये एक कोर्ट की ओपिनियन है। जब कोर्ट ये ओपिनियन अपनी एक्सप्रेस कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ अदर मटेरियल बिफोर द कोर्ट, जब कोर्ट अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर देता है, बता देता है, देन वही कोर्ट का जो ओपिनियन होता है वो जजमेंट कहलाता है। लेकिन जब सीपीसी में पढ़ते हैं सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 9, तो वहां पर है स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स गिवन बाय द कोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ रीजंस गिवन बाय द कोर्ट, जिसके ऊपर डिक्री तैयार की, ग्राउंड्स ऑफ डिक्री, रीजंस ऑफ डिक्री, वो स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट में ग्राउंड्स ऑफ डिक्री, रीजंस ऑफ डिक्री कोर्ट ने दिए, वो स्टेटमेंट कोर्ट का जजमेंट कहलाता है।
तो जजमेंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है ऑर्डर क्या होता है, डिक्री क्या होता है। तो डिक्री देखिए, डिक्री आपको मिलेगी सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 2 सीपीसी में 1908। सिमिलरली ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो वहां पर सेक्शन 2 और क्लॉज 14 सीपीसी में मिलेगी 1908। तो डिक्री का मतलब है दोस्तों कि अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, formal expression of adjudication of what? Any right of whom? Any right of any party to the suit. फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब कि रिटर्न में है, और एक्सप्रेशन का मतलब उन्होंने जाहिर कर दिया है कोर्ट ने। एडजुडिकेशन का मतलब निर्णय लेने के बाद और जो मैटर है उनके सामने उनको डिसाइड करने के बाद और उनको विचारण करने के बाद एक्सप्रेस कर दिया है कि पार्टीज के राइट के बारे में। और राइट्स कैसे, किस पॉइंट पर राइट्स, किस बारे में? जो मैटर कोर्ट के सामने थे, जितने भी इशू थे, उनमें से सारे इश्यूज के बारे में सारे राइट्स डिसाइड कर दिए, या उनमें से कुछ इश्यूज पर राइट्स डिसाइड कर दिए। तो पार्शियल डिक्री, फाइनल डिक्री ये भी होता है, बट इसका असर ये होगा कि जैसे ही ये डिक्री ऑर्डर फाइनल बनेंगे, देन ये अब आगे कहा जाएगा कि इसी पॉइंट पर सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम ऑफेंस के लिए इसका फर्दर ट्रायल नहीं चलेगा। इसके पीछे के प्रिंसिपल हैं कुछ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो डिक्री और ऑर्डर, ऑर्डर के लिए आप सिंपल पढ़ेंगे यहां पर कि इट इज अ फॉर्मल डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री, यानी डिक्री से अलग है बट कोर्ट का ही डिसीजन है। डिसीजन देखो, डिक्री क्या करती है, किसी इशू को फाइनली डिसाइड कर देती है, लेकिन ऑर्डर क्या होता है, इशू अभी भी पेंडिंग होता है, कुछ ऐसे आदेश कर देती है कोर्ट कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन इशू अभी भी पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हुआ है। तो यहां पर 3 वर्ड्स यूज हुए, इनका पढ़ना जरूरी है। तो प्रिवेंट्स एनी कोर्ट, एनी कोर्ट का मतलब सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, कुछ भी हो, और फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए सूट, यहां पर भैया आप फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ ऑफेंस भी आप कह सकते हैं। ट्रायल को होल्डिंग ट्रायल, ट्रायल भी आप समझते हो, ट्रायल को रोकना है। रेलेवेंट है, रेलेवेंट का मतलब है कि सुसंगत तो है लेकिन प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए, आगे नहीं चलने देना, प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए। अब बात आती है कि यहां पर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे के प्रिंसिपल्स क्या है। क्योंकि जब आप सीपीसी में सेक्शन 11 पढ़ेंगे तो वहां पर रेस जुडिकेटा है। रेस जुडिकेटा भी यही काम करता है जो सेक्शन 34 कर रही है। दोनों के पीछे का प्रिंसिपल सेम है। तो इन प्रिंसिपल्स को भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, और यहां से क्या क्या सिचुएशंस बन सकती है। सिचुएशन देखिए, थोड़ी अटेंशन, केवल सेक्शन पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ सिचुएशंस अगर आपके सामने डिस्कस नहीं की जाएंगी और वो सिचुएशन आपसे पूछ ली गई एग्जाम में या प्रैक्टिकल में आ गई तो आप कंफ्यूज हो। तो कुछ सिचुएशंस भी मैं डिस्कस करूंगा और थोड़ा सा प्रिंसिपल भी हम लोग इसका पहले डिस्कस कर